हाय एवरीवन, वेलकम बैक। और आज की वीडियो में एक बार फिर से शुरुआत करते हैं कुछ नए जीके क्वेश्चंस की जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, न्याय सूत्र किसने लिखी? ठीक है, आपके पास ऑप्शन है व्यास, गौतम, कपिल और चरक। तो किसने लिखा न्याय सूत्र? बिल्कुल, न्याय सूत्र जो है भारतीय दर्शन का प्राचीन ग्रंथ है। इसके रचयिता अक्षपाद गौतम हैं। यह न्याय दर्शन की सबसे प्राचीन रचना है। इसकी रचना करते समय दूसरी शताब्दी या इसकी रचना का समय जो है दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरियाना गर्त पृथ्वी के पानी में सर्वाधिक गहरा गर्त है। वह निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? तो आपके पास ऑप्शन है अंध महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बिल्कुल, इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। मेरियाना गर्त दुनिया का एक प्रमुख और बहुत ही गहरा महासागरीय गर्त है। यह पश्चिमी प्रशांत महासागर में मरियाना द्वीप के पूर्व में 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यदि इसकी गहराई की तुलना माउंट एवरेस्ट से की जाए तो यदि आप माउंट एवरेस्ट को इस गर्त में डाल देंगे तो वो भी 1.6 किलोमीटर पानी के नीचे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है कौन सा होगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रशांत महासागर। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपके पास ऑप्शन है 1885, 1890, 1884, 1864। देखिए, इसमें ऑप्शन में गलती हो गया है, मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, ऑप्शन होगा 1885, 1980, 1984 और 1964। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे डी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। यहाँ 18 नहीं रहेगा, 19 रहेगा। ठीक है, देखिए, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भारत का एक प्रमुख राजनीतिक दल है जो मुख्यतः केरल और पश्चिम बंगाल में सक्रिय है। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह हंसिया हथौड़ा है। हंसिया और हथौड़ा मुख्य रूप से खेतिहर मजदूर और कारखाने के मजदूरों का प्रतीक है। यह भारत का एक साम्यवादी दल है और इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1528 में किसने चंदेरी में राजपूतों को हराया? ठीक है, 1528 में किसने चंदेरी में राजपूतों को हराया? आपके पास ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, जहांगीर और बाबर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसके लिए एक्सप्लेनेशन मैं थोड़ा सा कर देता हूँ। देखिए, जब खानवा के युद्ध के पश्चात जो है राजपूतों की शक्ति पूरी तरह नष्ट हुई थी, इसलिए 1528 में बाबर ने चंदेरी का युद्ध शेष राजपूतों के खिलाफ लड़ा। इस युद्ध में राजपूतों की सेना का नेतृत्व मेदिनी राय ने किया। इस युद्ध के पश्चात मेदिनी राय ने बाबर की अधीनता स्वीकार कर लिया और महिलाओं ने जौहर को स्वीकार किया और सामूहिक आत्मदाह कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आल्पस पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है यूरोप, दूसरा हो जाएगा बी ऑप्शन जो है उत्तरी अमेरिका। ठीक है, तीसरा दक्षिणी अमेरिका या दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। ठीक है, और फिर अफ्रीका। ये 4 ऑप्शन जो है आपके पास है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए, जो आल्पस या एल्पस, ठीक है, एल्प्स बोलते हैं उसको, एल्प्स, इसका यहाँ पे जो है यूरोप में स्थित है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसके लिए एक एक्सप्लेनेशन मैं रखूँगा कि एल्प्स बोलते हैं, एल्प्स या आल्पस मध्य यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम से पूर्वोत्तर की ओर चलने वाली यह पर्वतों की श्रेणी में लगभग 1200 किलोमीटर की लंबी है, 1200 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, और 8 यूरोपीय देशों से निकलती है। हालांकि काकस पर्वत इससे अधिक ऊंचे हैं और यूराल पर्वत श्रेणी इससे अधिक दूरी तक चलती है, लेकिन वे दोनों यूरोप और एशिया के बीच हैं। इस कारणवश जो एल्पस, ठीक है, या आल्पस
पर्वत है, यूरोप के महान पहाड़ माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक अशिक्षित है या अशिक्षित था? ठीक है, अब यहाँ देखिए आपके पास ऑप्शन है शाहजहां, औरंगजेब, अकबर और जहांगीर। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो अकबर जो है पढ़ा लिखा नहीं था, वही अशिक्षित था। उसके बारे में अगर एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी उसके बारे में जानकारी देते हैं कि अकबर भारत का एक महानतम मुगल बादशाह था जिसने मुगल शक्ति का भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्सों में विस्तार किया। अपने साम्राज्य की एकता बनाए रखने के लिए अकबर द्वारा ऐसी नीतियां अपनाई गई जिनसे गैर मुसलमानों की राजभक्ति जीती जा सके। भारत के इतिहास में आज अकबर का नाम काफ़ी प्रसिद्ध है। उसने अपने शासनकाल में सभी धर्मों का सम्मान किया और सभी जाति वर्गों के लोगों को एक समान माना और उनसे अपने मित्रता के संबंध स्थापित किए। अकबर ने अपने शासनकाल में सारे भारत को एक साम्राज्य के अंतर्गत लाने का प्रयास किया जिसमें वह काफ़ी हद तक सफल भी रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मलक्का जलडमरू मध्य किन दो भूभागों को अलग करता है? अब आपके पास ऑप्शन है कौन सा? मलय प्रायद्वीप तथा इंडोनेशिया द्वीप सुमात्रा। ठीक है, इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप सुमात्रा, अफ्रीका तथा यूरोप, भारत तथा श्रीलंका। ठीक है, उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका। तो यहाँ पे जो मलक्का जलडमरू मध्य है, ठीक है, वो मलय प्रायद्वीप तथा इंडोनेशिया का द्वीप सुमात्रा जो है उसको अलग करता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश कहाँ से, मतलब और कहाँ से गुजरता है? आपके पास ऑप्शन में है हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, जो सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश है राजस्थान से भी गुजरता है। तो आपका जो बी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है? बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है? आपके पास ऑप्शन है मलाला यूसुफजई, साने गुरुजी, सलमान खान और कैलाश सत्यार्थी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पे डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, कैलाश सत्यार्थी। बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कैलाश सत्यार्थी हैं, जैसा कि अभी मैंने एक्सप्लेन किया, बताया आपको। यह भारतीय बाल अधिकार कार्यकर्ता भी हैं। इन्होंने सन 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना की और 2014 में इन्हें नोबेल पुरस्कार शांति के लिए सम्मानित भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्लारीपायट किस राज्य का मार्शल आर्ट है? तो जो क्लारीपायट है ना, ठीक है, इसे मलयालम नाम है। यह दक्षिणी राज्य केरल से व्युत्पन्न युद्ध कला है। इसका अभ्यास मुख्य रूप से केरल की योद्धा जातियों नायर, एझावा द्वारा भी किया जाता है। इसकी शुरुआत दक्षिण भारत में संगम काल से मानी जाती है। तो डी ऑप्शन वैसे ही करेक्ट हो गया, जैसा कि मैंने बताया, केरल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है यहाँ पे जो है देखिए ऑप्शन में है 1947, 1950, 1945 और 1946। ठीक है, तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो 1945 में जो है अस्तित्व में आया था। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव कुमार शर्मा किस के प्रसिद्ध वादक हैं? आपके पास ऑप्शन है सितार, बांसुरी, संतूर और तबला। देखिए, पंडित शिव कुमार शर्मा एक भारतीय संतूर वादक हैं और यह जम्मू कश्मीर राज्य से हैं। ठीक है, शिव कुमार शर्मा जी जो हैं, पंडित शिव कुमार शर्मा, ये कहाँ से हैं? जम्मू कश्मीर राज्य से हैं। संतूर, अब जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक लोक वाद्य यंत्र है। तो यहाँ पे जो है संतूर यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं? तो आपके पास ऑप्शन में है
इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया, राजघाट और लाल किला। तो यहाँ पे तो सब लोग जानते ही होंगे कि इंडिया गेट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बट लेट मी एक्सप्लेन। इंडिया गेट स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय स्मारक है, जिसे पूर्व में किंग्सवे कहा जाता था। आप नाम याद रखेंगे, किंग्सवे। और यह 43 मीटर ऊंचा विशाल द्वार है। इसको सर एडवर्ड लुटियंस ने तैयार किया था। सर एडवर्ड लुटियंस ने तैयार किया था। अभी फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित सभी दैनिक समाचार पत्र हैं, केवल एक को छोड़ के, यानी एक क्या होगा, दैनिक समाचार पत्र नहीं होगा। तो आपके पास ऑप्शन है द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टुडे, इंडियन एक्सप्रेस। तो कौन सा सही होगा? बिल्कुल द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस, ये दैनिक समाचार पत्र हैं। जबकि इंडिया टुडे क्या है? पाक्षिक पत्रिका है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटन कप किस खेल से संबंधित है? बेटन कप किस खेल से संबंधित? देखिए, बेटन कप दुनिया के सबसे पुराने फील्ड हॉकी टूर्नामेंट में से एक है। तभी मैंने बताया हॉकी टूर्नामेंट में से एक है। यह बंगाल हॉकी द्वारा आयोजित किया जाता है, जो भी बंगाल हॉकी एसोसिएशन होगा उसके द्वारा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस को विश्व बैंक भी कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को। तो देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को विश्व बैंक कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को विश्व बैंक कहा जाता है। ठीक है, विश्व बैंक की स्थापना सन 1945 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? ठीक है, प्लेइंग इट माई वे पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। आत्मकथा मतलब ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, यह पुस्तक 5 नवंबर 2014 को मुंबई में लॉन्च की गई थी। इसके लेखक सचिन तेंदुलकर तथा बोरिया मजुमदार हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सचिन तेंदुलकर, बीवीएस लक्ष्मण, सौरव गांगुली, चेतन चौहान, ये ऑप्शन में था। तो यहाँ जो है ए सचिन तेंदुलकर करेक्ट हो जाएंगे। गॉड ऑफ क्रिकेट इनको कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक संघ का उदाहरण है? अभी आपके पास ऑप्शन है पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन और संयुक्त राष्ट्र संघ। तो देखिए, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन उत्पादक संघ का उदाहरण है। ठीक है, ओपेक कार्टेल एक एग्रीमेंट होता है जो कि प्रतियोगी फर्मों के मध्य में होता है, जिसके तहत उत्पादक एवं निर्माता मूल्य एवं उत्पाद निश्चित करते हैं और यह कुछ हद तक जो है ओलिगोपोली को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका जो करेक्ट ऑप्शन हुआ वो जो है ए हो जाएगा, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ठीक है, तो अभी देखिए ऑप्शन में है एनी बेसेंट, मायावती, विजयलक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी। देखिए, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। और इस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने सन 1963 से 67 तक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। किसने? सुचेता कृपलानी ने, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपके पास ऑप्शन है संगीत, पत्रकारिता, चिकित्सा, पर्यावरण। तो कौन सा सही होगा? बिल्कुल, बीसी राय पुरस्कार अथवा विधान चंद्र राम पुरस्कार की स्थापना, बीसी विधान चंद्र राय की पुरस्कार की स्थापना जो है 1962 में भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा की गई। यह चिकित्सा क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो यहाँ तो क्लियर हो गया, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, चिकित्सा क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को नई दिल्ली में भारत के राष्ट्रपति द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? अब आपके पास ऑप्शन में है वीर चक्र,
परम विशिष्ट सेवा पदक, कीर्ति चक्र, परमवीर चक्र। तो देखिए जो भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो है परमवीर चक्र है। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन जो है, सॉरी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और यह उच्च कोटि की सूरवीरता एवं त्याग के लिए प्रदान किया जाता है। यह सर्वोच्च सैन्य अलंकरण है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण कार्य करने के लिए दिया जाता है? अब आपके पास ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साहित्य एवं पत्रकारिता और अंतर्राष्ट्रीय समझ। तो देखिए पुलित्जर पुरस्कार साहित्य एवं पत्रकारिता में असाधारण कार्य करने के लिए दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र यानी कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? बिल्कुल सी, साहित्य और पत्रकारिता, मैंने अभी तो बताया एक्सप्लेन करते हुए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा बी साई प्रानीत निम्न में से किस खेल से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है हॉकी, बैडमिंटन, शतरंज और मुक्केबाजी। ठीक है, तो कौन सा सही होगा? बी साई प्रानीत कौन सा सही होगा? बिल्कुल बी साई प्रानीत जो है वो बैडमिंटन से संबंधित है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा अनुभवी अभिनेत्री रेखा की जीवन, ठीक है, रेखा के जीवन पर आधारित स्टोरी जो है एक रेखा दी अनटोल्ड स्टोरी लिखी गई है? किसने लिखा है वही हमको बताना है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है यासिर उस्मान, आनंद नीला कैंटन, राम कमल मुखर्जी, के विजय कुमार। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा यासिर उस्मान। ठीक है, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखाड़ा दी ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ महावीर सिंह फोगाट के लेखक कौन है? आपके पास ऑप्शन है रवि थापा, सौरभ दुग्गल, सलमान रुश्दी और टाना फ्रेंच। तो जो अखाड़ा दी ऑथराइज बायोग्राफी ऑफ महावीर सिंह फोगाट है उसके लेखक जो है कौन है? सौरभ दुग्गल हैं। बी ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमिलनाडु में जल्लीकट्टू किस त्योहार का एक हिस्सा है? तमिलनाडु में जो जल्लीकट्टू एक किस त्योहार का हिस्सा है? तो देखिए तमिलनाडु की बात करेंगे, नहीं जल्लीकट्टू की बात करते हैं। जल्लीकट्टू जो है तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों का एक परंपरागत खेल है जो पोंगल त्यौहार पर आयोजित कराया जाता है और जिसमें बैलों से इंसानों की लड़ाई कराई जाती है। जल्लीकट्टू को तमिलनाडु के गौरव तथा संस्कृति का प्रतीक कहा जाता है। ये 2000 साल पुराना खेल है जो उनकी संस्कृति से जुड़ा है। पोंगल तमिल हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है और यह प्रतिवर्ष 14-15 जनवरी को जो है मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर तो हो ही गया होगा कि पोंगल, बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाबलीपुरम में स्थित एकाश्मीय शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है? देखिए अब महाबलीपुरम की बात करेंगे तो महाबलीपुरम में स्थित एकाश्मीय शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम रथ है। ठीक है, ऑप्शन में भी है रथ, प्रसाद, मठिका और गंधकुटी। रथ है। यहाँ पर एक ही पत्थर से बने हुए 5 मंदिरों का समूह है जिन्हें रथ कहते हैं। ठीक है, और वो मालूम है ना किससे जुड़े हुए हैं? पांडवों और द्रौपदी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी से क्यों नहीं पिघलती है? ठीक है, बुरादा आप ऑप्शन में है बुरादा हवा को बर्फ तक नहीं जाने देता, बुरादा पानी को सोख लेता है, बुरादा उष्मा का कुचालक होता है और बुरादा उष्मा का सुचालक होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बिल्कुल यहाँ पे जो है सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि बुरादा उष्मा का कुचालक होता है जिसके कारण बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी नहीं पिघलती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जल चौगान यानी पोलो की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन में 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो कौन सा सही होगा? बिल्कुल सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 7 खिलाड़ी होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लावड़ी लोक नृत्य भारत के
किस राज्य से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन में महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बिल्कुल, जो लावड़ी संगीत की एक विधा है, ठीक है, जो कि प्रमुख रूप से भारतीय राज्य महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजाद बचपन की ओर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अभी देखिए फिर से आपके पास ऑप्शन में आ जाएगा, कैलाश सत्यार्थी, राधाकांत भारती, दीपक मिश्रा, सुभाष चंद्र। तो जैसा कि मैंने अभी इसी वीडियो में कुछ समय पहले बताया कि कैलाश सत्यार्थी द्वारा लिखित पुस्तक आज़ाद बचपन की ओर का इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा द्वारा विमोचन किया गया। यह पुस्तक सत्यार्थी के उन विचारों का प्रतिनिधित्व करती है जिसके बाद अधिकारों के मामले में एक वैश्विक विमर्श को जन्म दिया गया। और बचपन बचाओ आंदोलन जो है कैलाश सत्यार्थी से ही रिलेटेड है, उसके प्रणेता यही हैं। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2015 क्रिकेट विश्व कप पुरुष का विजेता कौन था? ऑप्शन तकलीफ हुआ, भारत, वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। चलिए ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ही था, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विश्व कप क्रिकेट का फाइनल मैच 29 मार्च 2015 को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में स्थित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बीच खेला गया था। इस विश्व कप के मेज़बान देश भी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ही थे। और फाइनल मैच में न्यूजीलैंड पहले बल्लेबाजी करते हुए 45 ओवरों में 193 रन ही बना सकी थी, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 33.1 ओवर में 3 विकेट खोकर मैच जीत लिया था। रुक्मणी देवी अरोंडेल नृत्य के किस रूप में एक प्रतिष्ठित नर्तक और कोरियोग्राफर थी? आपके पास ऑप्शन है ओपेरा, लावड़ी, भरतनाट्यम, डांडिया। देखिए, रुक्मणी देवी अरोंडेल प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यांगना थी। तो यहाँ पे जो है भरतनाट्यम यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। और जैसा कि इन्होंने भरतनाट्यम में भक्ति भाव भरा तथा नृत्य की एक अपनी परंपरा आरंभ की, इनको कला के क्षेत्र में 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 1920 के दशक में जब भरतनाट्यम को अच्छी नृत्य शैली नहीं माना जाता था और लोग इसका विरोध करते थे, तब भी उन्होंने न केवल इसका समर्थन किया बल्कि इस कला को भी अपनाया। नृत्य सीखने के साथ साथ उन्होंने तमाम विरोधों के बावजूद इसे मंच पर भी प्रस्तुत किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने किया? देखिए, परमाणु रिएक्टर यानी परमाणु भट्टी न्यूक्लियर रिएक्टर का आविष्कार वर्ष 1942 में एनरिको फर्मी ने किया था। जैसा कि ऑप्शन देख सकते हैं आप, एनरिको फर्मी पहला ही दिया है तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी एडोल्फ गैस्टन, यूजेन फिक, सैंड्सफोर्ड फ्लेमिंग, बेनोइट, ठीक है। तो जो परमाणु भट्टी है उसका आविष्कार वर्ष 1942 में एनरिको फर्मी ने किया था। प्रथम परमाणु बम 1945 में रॉबर्ट ओपेन ने आविष्कार किया था, ठीक है। और 1952 में एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेक्टिफायर्स किसे परिवर्तित करते हैं? आपके पास ऑप्शन है उच्च वोल्टेज को नीचे वोल्टेज में, कम वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में, ठीक है, एसी को डीसी में और डीसी को एसी में। तो देखिए, जो रेक्टिफायर्स है ना वो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है। मतलब इचल्टर का कार्य दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दवा का मधुमेह रोधी दवा के रूप में, रोगी नहीं रोधी दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है, मतलब उसको कम करने के लिए? तो मेटफार्मिन, जोलपीडेम, प्रोमेथाजाइन और हाइड्रोलेजिन, ठीक है, हाइड्रोलेजिन। देखिए, जो मेटफार्मिन है ना एक मधुमेह निवारक दवा है, मेटफार्मिन। तो और जो जेल्पिडोम होता है, जेल्पिडोम का प्रयोग अनिद्रा के लिए होता है। और प्रोमेथाजाइन एक एंटी हिस्टामाइन है, जबकि
हाइड्रालेजिन जो है उच्च रक्तचाप की दवा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मेट फार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित होता है, बीच में डैश है जो किस में होगा। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट के कारण होती है और इस प्रक्रिया में CO2 व जल मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित क्लोरोप्लास्ट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, LPG किसका मिश्रण है? आपके पास ऑप्शन है मीथेन और ब्यूटेन, ब्यूटेन और प्रोपेन, मीथेन और प्रोपेन, इथेन और प्रोपेन। तो देखिए जो LPG है ना, LPG का फुल फॉर्म होता है लिक्विड, LPG ऐसे करके, तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस। LPG का फुल फॉर्म क्या हो गया? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो LPG ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होती है। इसके लीक होने का पता जो इथाइल मरकैप्टन के कारण होती है। एक्चुअली जो रसोई गैस होता है, जो LPG होता है, ठीक है, उसमें कोई सेंट वगैरह नहीं होता, कोई गंध नहीं होती है। हमें इसके लीक होने की सूचना मिली है, इसके लिए इसमें गंध मिलाई जाती है। तो वही इसके लीक होने का पता इथाइल मरकैप्टन के कारण होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन दूध के खट्टे होने को प्रेरित करता है? अब आपके पास ऑप्शन है साइट्रिक एसिड, साइट्रिक, दोनों एक ही बार हो गया, साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, लैक्टिक एसिड। चलिए कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। तो यहाँ पे साइट्रिक एसिड हो गया है, 2 बार हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, दूध में लैक्टोज शर्करा होती है जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया द्वारा लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित कर दिया जाता है, अतः दूध खट्टा हो जाता है। तो अभी अब मैंने यहाँ पढ़ते हुए एक्सप्लेन करते हुए बताया किसके द्वारा? लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल यानी लैक्टिक एसिड। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नेता कौन थे? आपके पास ऑप्शन में है, देखिए, खुदीराम बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बिल्कुल, देखिए, जो भारतीय स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से ब्रिटिश राज को समाप्त करने के उद्देश्य को लेकर गठित एक क्रांतिकारी संगठन था। ठीक है, कौन? ये रिपब्लिकन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। ठीक है, और 1928 तक इसे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के रूप में जाना जाता था। वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी। तो यहाँ पे देखिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नेता कौन थे? तो सी चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कौन सा है? सर्वाधिक ऊंचाई पे कौन है? देखिए, आपके पास ऑप्शन में है धर्मशाला हवाई अड्डा, पिथौरागढ़ हवाई अड्डा, लेह हवाई अड्डा और देहरादून हवाई अड्डा। देखिए, अब भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा लेह का हवाई अड्डा है तथा इसकी ऊंचाई 3250 मीटर है। लेह जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में है, जैसा कि आप जानते हैं। अब हमारा भारत का वो केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। ठीक है, और लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह है। यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा किन 2 देशों के बीच है? आपके पास ऑप्शन में है ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड, भारत एवं चीन, स्विट्जरलैंड एवं इटली, कनाडा एवं USA। देखिए, विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा USA और कनाडा के बीच में है तथा यह 8893 किमी लंबी है। ठीक है, यानी 8893 मीटर होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे सॉरी मीटर नहीं होगा, ये वही होगा, 8893 किलोमीटर लंबी होगा। ठीक है, भारत एवं बांग्लादेश की सीमा जो है 4096 किलोमीटर है और विश्व में 5वें स्थान पे है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन हो जाएगा कनाडा और USA, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय और चीनी चित्रकार द्वारा बौद्ध चित्रों के लिए 5वीं और 10वीं शताब्दी के बीच पश्चिमी ... में तैलीय रंगों का इस्तेमाल किया गया था।
अब आपके पास ऑप्शन है इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए 5वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य पश्चिमी अफगानिस्तान में भारतीय और चीनी चित्रकारों ने तैलीय रंगों से बौद्ध चित्र बनाए थे। ठीक है, तो कहाँ पे? अफगानिस्तान में। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्थिक संतुलन में डॉट 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 मांग आपूर्ति के बराबर होती है, अधिशेष की कमी से भी बड़ा है, मांग की लोच आपूर्ति की लोच के बराबर होती है, मांग की कीमत लोच एकता है। देखिए यदि किसी भी अर्थव्यवस्था की बात करें हम, तो किसी भी अर्थव्यवस्था में आर्थिक संतुलन है तो वहाँ मांग और आपूर्ति बराबर होती है, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जोधपुर किले का निर्माण किया था, किसने किया था? आपके पास ऑप्शन है गुरु रामदास, शाहजहां, राव जोधाजी और महात्मा गांधी। ऑप्शन भी बहुत खतरनाक है। ठीक है, जोधपुर किले का निर्माण जो है राव जोधाजी ने 1459 ईस्वी में किया था। ठीक है, इसे मेहरानगढ़ के नाम से भी जाना जाता है और इन्होंने ही जोधपुर शहर की भी स्थापना की थी। किसने? राव जोधा ने, राव जोधा जी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए। आपके पास ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, लाल बहादुर शास्त्री, अमर्त्य सेन। तो देखिए साहित्य में जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। वर्ष 1913 में गीतांजलि के लिए गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था और साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये प्रथम भारतीय भी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विश्व विरासत स्थल एक सीमा चिन्ह होता है जिसे आधिकारिक तौर पर डॉट 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 द्वारा स्वीकार किया जाता है। आपके पास ऑप्शन है यूनिटी, यूनेस्को, यूनिसेफ, यूपी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए विश्व विरासत स्थल, वर्ल्ड हेरिटेज साइट एक सीमा चिन्ह है जिसे यूनेस्को द्वारा स्वीकार किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? यूनेस्को, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में कुल 36 विश्व विरासत स्थल हैं, ये आप याद रखेंगे। भारत में कुल 36 विश्व विरासत स्थल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के शैक्षिक इतिहास में किसने प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार संबंधी बिल धारा सभा या इंपीरियल काउंसिल में प्रस्तुत किया था? आपके पास ऑप्शन है कपिल सिब्बल ने, जवाहरलाल नेहरू ने, गोपाल कृष्ण गोखले, अब्दुल कलाम आज़ाद ने। इसका आंसर जो है सी होगा, गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया था। देखिए बड़ौदा नरेश सयाजी राव गायकवाड़ से प्रभावित होकर गोपाल कृष्ण गोखले ने केंद्रीय सभा के समक्ष मार्च 1910 में, ठीक है, कब? 1910 में प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार संबंधी बिल प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2017 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड पिक्स का विजेता कौन था? आपके पास ऑप्शन है सेबेस्टियन वेटल, लुइस हैमिल्टन, वाल्टेरी बोतास, किमी राइकोनेन। ठीक है, देखिए तो 2017 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स का जो विजेता है सेबेस्टियन वेटल थे, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेबेस्टियन वेटल जर्मनी के एक सुविख्यात रेसिंग ड्राइवर हैं जो वर्ष 2000 से अब तक लगातार विश्व चैंपियन हैं। सेबेस्टियन वेटल 2017 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स का विजेता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। रोवर्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? रोवर्स कप, आपके पास ऑप्शन है फुटबॉल, हॉकी, गोल्फ, बास्केटबॉल। ठीक है, देखिए तो अगर रोवर्स कप की बात करेंगे तो देखिए ये रोवर्स कप जो है फुटबॉल से संबंधित था, यानी आपका ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा, रोवर्स कप। और इसके बारे में अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो रोवर्स कप प्रतियोगिता सन 1891 में प्रारंभ हुई थी। यह प्रतियोगिता मुंबई में आयोजित की जाती है। रोवर्स कप फुटबॉल खेल से संबंधित है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। डांडिया लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो आपके पास ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान। ठीक है, देखिए डांडिया नृत्य जो है ऐसे तो गुजरात में जो है प्रसिद्ध है, सी।
तो डांडिया नृत्य का देवी दुर्गा के सम्मान में प्रदर्शन किया जाता है, जिसे भक्ति गरबा नृत्य के रूप में जन्म लिया है जिसने। और यह नृत्य वास्तव में देवी दुर्गा और महिषासुर पराक्रमी राजा के बीच एक नकली लड़ाई का मंचन है। डांडिया न केवल गुजरात में नवरात्रि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि अन्य फसल से संबंधित त्योहारों के लिए भी जाना जाता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किसी तैराकी जीवन काल के क्षेत्र में 2016 के द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाता है। अभी देखिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है खेल और खेलों में उत्कृष्ट कोचों के लिए दिया जाता है। कभी भी खिलाड़ी को नहीं दिया जाता है, किसको दिया जाता है? कोच को। और इस बार जो है 2016 में श्री प्रदीप कुमार को दिया गया था। ठीक है, यह पुरस्कार द्रोण के नाम पे रखा गया है, जिसे अक्सर द्रोणाचार्य या गुरु द्रोण भी कहा जाता है। इस पुरस्कार को युवा मामलों में खेल मंत्रालय द्वारा सालाना दिया जाता है। और इस पुरस्कार में द्रोणाचार्य की कांस्य प्रतिमा, एक प्रमाण पत्र, औपचारिक पोशाक और 5 लाख रुपए के नगद पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तैराकी जीवन काल के क्षेत्र में भी मैंने बताया अभी कि यश प्रदीप कुमार को वर्ष 2016 के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज होता है जो बल में जो नीचे बिंदी रहता है, एज अगेंस्ट ऑड्स किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? देखिए, ऑप्शन में विश्वनाथन आनंद, सानिया मिर्जा, अभिनव बिंद्रा, अंजलि भागवत। तो यहाँ पे जो सानिया मिर्जा जो है करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। सानिया मिर्जा सब लोग जानते हैं, एज अगेंस्ट ऑड्स टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा की महिला डबल्स की दुनिया में नंबर 1 खिलाड़ी बनने तक के सफ़र पर लिखी गई आत्मकथा है। प्रकाशक हार्पर कलिंग्स के अनुसार एक्स अगेंस्ट ऑड्स शीर्षक में सानिया और उनके पिता इमरान मिर्जा ने अपनी आत्मकथा लिखी है। और आप जानते हैं इन्होंने पाकिस्तान के क्रिकेटर शोएब मलिक से शादी की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? अमजद अली खान तबला, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई, हेमा मालिनी भरतनाट्यम और शंभू महाराज कथक। तो कौन सा सही होगा? यहाँ पे जो है अगर बात करें अमजद अली खान की, ठीक है, तो मेरे हिसाब से अमजद अली खान जो है गलत है, क्योंकि ये तबला नहीं बजाते हैं। क्योंकि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की बात करेंगे तो वो तो शहनाई से संबंधित है, आई एम श्योर कि वो शहनाई से संबंधित है। और हेमा मालिनी भरतनाट्यम से भी संबंधित है, और शंभू महाराज जो है कथक से संबंधित है। लेकिन उस्ताद अमजद अली खान सरोद वादक है। और इनको 1975 में पद्मश्री, 1991 में पद्म भूषण तथा 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ये तबला नहीं बजाते हैं, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि यही युग्म गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2016 की साहित्य के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो आपके पास ऑप्शन है बॉब डिलन, ओलिवर हार्ट, योशिनोरी ओशुमी, जे माइकल कोस्टरलिड्ज। देखिए, अब यहाँ पे वर्ष 2016 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार बॉब डिलन को दिया गया था, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, और वर्ष 2017 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार काजुओ इशुगुरो को दिया जाता है, दिया गया कह सकते हैं, दिया गया है। द गीता फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? आपके पास ऑप्शन है पूजा चंगोईवाला, रुचिरा गुप्ता, प्रियंका मुखर्जी, रूपा पाई। तो देखिए, जो रूपा राय है, ठीक है, रूपा राय ने द गीता फॉर चिल्ड्रन लिखी है, अरुंधति राय ने द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स तथा सलमान रुश्दी ने मिडनाइट चिल्ड्रन की रचना की है। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, रूपा पाई यानी रूपा राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉलीबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? आपके पास ऑप्शन में है 2, 4 और 6 और 5। ठीक है, वॉलीबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बिल्कुल सी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो वॉलीबॉल की टीम होती है उसमें 6 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सिलेक्शन डे नामक पुस्तक के लेखक
लेखक कौन है? सिलेक्शन डे। तो देखिए इसमें आपके पास ऑप्शन है अरविंद एडिगा, अनिल मेनन, कृष्णा सोबती, अरुणव सिन्हा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पे जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अरविंद एडिगा सही हो जाएगा। ठीक है, सिलेक्शन डे उन्होंने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स समिति का सदस्य नहीं है? ठीक है, आपके पास ऑप्शन है ब्राज़ील, रूस, आइसलैंड, चीन। देखिए ब्रिक्स BRICS उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के एक संघ का है। ठीक है, एक संघ है समझिए। इसके सदस्य ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका है। आइसलैंड ब्रिक्स समिति का सदस्य नहीं है, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खेल में गेंद का इस्तेमाल नहीं किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस। तो जैसा कि सब लोग जानते भी होंगे, नहीं जानते तो मैं तो एक्सप्लेन करूंगा ही। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बैडमिंटन में जो है, देखिए बैडमिंटन रैकेट से खेला जाने वाला एक खेल है जो दो विरोधी खिलाड़ियों, एकल या दो विरोधी जोड़ों युगल द्वारा नेट से विभाजित एक आयताकार कोर्ट में आमने सामने में खेला जाता है। खिलाड़ी अपने रैकेट से शटलकॉक को मारकर अपने विरोधी पक्ष के कोर्ट के आधे हिस्से में गिराकर पॉइंट्स प्राप्त करते हैं। शटलकॉक जानते हैं, चिड़ियों के पंखों से बना प्रक्षेप्य है जिसकी अनोखी उड़ान भरने की क्षमता के कारण यह अधिकांश रैकेट खेलों की गेंदों की तुलना में अलग तरह से जो है उड़ा करती है। खासतौर पे पंख कहीं ज़्यादा ऊंचाई तक खींची जा सकती है, जिस कारण गेंद की तुलना में शटलकॉक अधिक तेज़ी से और अवतरण करता है। ठीक है, अतः बैडमिंटन खेल में गेंद का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है, शटलकॉक से खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नंबर्स डू लाई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अनिल मेनन। ठीक है, आकाश चोपड़ा, इयान चैपल, कुणाल बासु। तो कौन सा सही होगा? बिल्कुल नंबर्स डू लाई के लेखक जो है भारत के पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा हैं। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। अच्छा, इसमें तथ्यों को आंकड़े के साथ प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2017 में किसे संयुक्त राष्ट्र का नया महासचिव नियुक्त किया गया था? आपके पास ऑप्शन है बान की मून, कोफी अन्नान, बुट्रोस घाली, एंटोनियो ग्यूटरेस। ठीक है, देखिए एंटोनियो ग्यूटरेस पुर्तगाली राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। ग्यूटरेस 1995 से लेकर 2000 तक पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रहे हैं। ग्यूटरेस ने संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थी संगठन में भी 10 साल तक कार्य किया है। सुरक्षा परिषद के मतदान में उन्हें स्पष्ट बहुमत हासिल हुआ। इसी के बाद उनका नाम अगले महासचिव के रूप में घोषित किया गया और ग्यूटरेस संयुक्त राष्ट्र में 9वें महासचिव हैं। 1 जनवरी 2017 को एंटोनियो ग्यूटरेस को संयुक्त राष्ट्र का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक शशि थरूर द्वारा लिखी गई है? आपके पास ऑप्शन है इट्स नॉट अबाउट यू, इनविजिबल पीपल, एन एरा ऑफ डार्कनेस, डेमार्केट्स एंड डिसेंटर्स। तो देखिए शशि थरूर की बात करेंगे। शशि थरूर भारतीय राजनीतिज्ञ और पूर्व राजनयिक हैं जो वर्ष 2009 से केरल के तिरुवनंतपुरम से लोकसभा सांसद हैं और संयुक्त राष्ट्र में 29 साल कार्यरत रहने के बाद उन्होंने महासचिव पद के लिए 2006 चुनाव में बान की मून की तुलना में दूसरे स्थान पर आने के बाद संयुक्त राष्ट्र से प्रस्थान किया। वे एक साहित्यकार, उपन्यासकार भी हैं। तो शशि थरूर की कुछ मुख्य रचनाएं निम्नवत है, जैसे द ग्रेट इंडियन नोवेल 1989, द $5 स्माइल एंड द अदर स्टोरीज 1990, शो बिजनेस 1992, राइट 2001, द एंड एरा ऑफ डार्कनेस 2016। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक शशि थरूर द्वारा लिखी गई है? तो एन एरा ऑफ डार्कनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2016 का शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? आपके ऑप्शन है जुआन मैनुअल सैंटोस, हेनरी दुनंत, कैलाश सत्यार्थी, मलाला यूसुफजई। कौन सा सही होगा? देखिए जुआन मैनुअल सैंटोस करेक्ट हो जाएगा क्योंकि साल 2016 का शांति नोबेल पुरस्कार कोलंबिया के नेता और राष्ट्रपति जुआन मैनुअल सैंटोस को मिला है। राष्ट्रपति सैंटोस को कोलंबिया शांति समझौते के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, पुरस्कार की घोषणा नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा,
निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने प्रसिद्ध पर्यटन स्थल से मेल नहीं खाता? देखिए चीन, चीन की विशाल दीवार, ये तो मेल खा रहा है। भूटान, लाक्सांग, ठीक है, भूटान लॉकसोंग। नेपाल पशुपतिनाथ मंदिर। और श्रीलंका पद्मनाभ स्वामी मंदिर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जो है हम लोग बात करेंगे कि भूटान, ताकसान, यहाँ पे मेरे हिसाब से नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर जो है करेक्ट आंसर आपका होना चाहिए, क्योंकि नहीं, करेक्ट ऑप्शन वो नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन श्रीलंका वाला होगा, डी। क्यों? क्योंकि पशुपतिनाथ मंदिर तो वहाँ पे है और यहाँ का मेल नहीं खाता है ना, तो श्रीलंका जो है डी ऑप्शन करें, क्योंकि पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो है जो आप देख रहे हैं श्रीलंका का, ठीक है, वो मैच नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत के केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में है, स्थित है, और ये भगवान विष्णु का एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। भारत के प्रमुख वैष्णव मंदिरों में शामिल यह एक ऐतिहासिक मंदिर तिरुवनंतपुरम में है। तिरुवनंतपुरम के अनेक पर्यटन स्थलों में से एक है, ये भी जानिए। पद्मनाभ स्वामी मंदिर विष्णु भक्तों की महत्वपूर्ण आराधना स्थली है और मंदिर की संरचना में सुधार कार्य किए जाते रहे हैं। उदाहरणार्थ 1733 ईस्वी में इस मंदिर का पुनर्निर्माण त्रावणकोर के महाराजा मार्तंड वर्मा ने करवाया था। और पद्मनाभ स्वामी मंदिर के साथ एक पौराणिक कथा जुड़ी है। मान्यता है कि सबसे पहले इस स्थान से विष्णु भगवान की प्रतिमा प्राप्त हुई थी, जिसके बाद उसी स्थान पर इस मंदिर का निर्माण किया गया था। तो इतना घूमने फिरने के बाद जो हम लोग इस वाले ऑप्शन पे आए, डी ऑप्शन जो हमारा करेक्ट है। एक्चुअली आई हैव फॉरगॉट अबाउट इट, सो इतना जो है मिस्टेक हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? फिर से वही मुत्तुस्वामी दीक्षित कर्नाटक संगीत, ठीक है, और फिर परवीन सुल्तान गायिका, और एम एस गोपाल कृष्णन वायलिन वादक, और नंदलाल बोस बांसुरी। तो यहाँ पे जो है ये थोड़ा सा ट्रिपिकल लगता है। देखिए यहाँ पे जो है कर सुमेलित नहीं है, तो मुत्तुस्वामी दीक्षित जो है मुत्तुस्वामी दीक्षित जो है कर्नाटक संगीत से संबंधित हैं। परवीन सुल्तान गायिका हैं और एम एस गोपाल कृष्णन वायलिन वादक हैं। नंदलाल बोस के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए नंदलाल बोस या नंदलाल बसु भारत के एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। नंदलाल बोस ने संविधान की मूल प्रति का डिजाइन बनाया था। इनके प्रसिद्ध चित्रों में है दांडी मात्र, संताली कन्या, सती का देह त्याग इत्यादि। नंदलाल बोस ने चित्रकारों और कला अध्ययन के लिए या अध्यापन के अतिरिक्त 3 पुस्तिकाएं भी लिखी, रूपावली, शिल्पकला और शिल्प चर्चा। ये अविंद्रनाथ ठाकुर के प्रख्यात शिष्य थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बी साई प्रानीत निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो आपके पास हॉकी, बैडमिंटन, शतरंज, मुक्केबाजी, ठीक है। अब बात करेंगे बी साई प्राणीनाथ की। तो बता दें आपको कि बी तो मैंने बताया था कि बैडमिंटन से संबंधित है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। वर्ल्ड आउटसाइड माई विंडो किस लेखक द्वारा लिखी गई है? वर्ल्ड आउटसाइड माई विंडो किस लेखक द्वारा लिखी गई है? तो अभी आपके पास ऑप्शन है एमिली ब्रोंट, रस्किन बॉन्ड, आई जे ऑस्टिन और हेनरी फील्डिंग, ठीक है। तो देखिए ये वर्ल्ड आउटसाइड माई विंडो जो है रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। और इसके एक्सप्लेनेशन में बता दूं कि रस्किन बॉन्ड जो है अंग्रेजी भाषा के एक विश्व प्रसिद्ध भारतीय लेखक हैं। इनका जन्म 19 मई 1934 को हिमाचल प्रदेश के कसौली के एक फौजी अस्पताल में हुआ था। अरे कसौली नाम सुना होगा आपने, एक मूवी आई थी कोई मिल गया, और उसमें जहाँ की शूटिंग है वो कसौली की है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के कसौली नामक स्थान की है। ऐसा पिक्चर में दर्शाया गया है, ठीक है। जो इन्होंने
कई पुस्तकों का लेखन किया है। 1999 में भारत सरकार ने उन्हें साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और द वर्ल्ड आउटसाइड माई विंडो रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, झूलती मीनारों वाली एक मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है? झूलती मीनारों वाली एक मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है? तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है कानपुर, अहमदाबाद, जयपुर और रांची। तो कौन सा सही होगा? हाँ बिल्कुल, अहमदाबाद सही हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा रेड्डी किस खेल से संबंधित है? सॉरी, नृत्य से संबंधित है। तो भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी। देखिए जो राधा रेड्डी है ना, वो कुचिपुड़ी से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्म सुब्रमण्यम किस खेल से, सॉरी किस नृत्य से संबंधित है? यार खेल बार बार क्यों आ जा रहा है? भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी। तो देखिए जो पद्म सुब्रमण्यम है वो भरतनाट्यम से संबंधित है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, सितारा देवी किस नृत्य से संबंधित है? भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी। तो जो सितारा देवी है ना, वो जो है कथक से संबंधित है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले खाली स्थान दिया हुआ है और फिर दिया है कवक का मांसल बीजाणु धारण करने वाला फलने वाला अंग है। आपके पास ऑप्शन है एलोवेरा, मूंगा, कैक्टस और कुकुरमुत्ता। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बिल्कुल जो कुकुरमुत्ता है वो ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसके बारे में अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि कुकुरमुत्ता को जो है मशरूम कहा जाता है। ठीक है, और कुकुरमुत्ता एक कवक, कवक मतलब फंगी है। यह एक मृतोपजीवी है और हरित लवक न होने के कारण अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। यह एक मांसल एवं बीजाणु धारण करने वाला कवक है। ओके, तो यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन था वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फफूंद से होने वाला रोग है? आपके पास ऑप्शन है त्वचा रोग, त्वचा रोग, ठीक है, या त्वचा शोथ, शोथ, ठीक है, शोथ होता है शोथ, ठीक है, फिर हैजा, पीलिया, इंडिगोफेरा। तो देखिए जो त्वचा रोग या त्वचा शोथ होता है, जब त्वचा शोथ हो जाएगा, अगर रोग नहीं रहेगा, शोथ रहेगा, तब भी ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको कहते हैं डर्मेटिस्ट। ठीक है, डर्मेटिस्ट। और ये जो त्वचा शोथ होता है, त्वचा शोथ में त्वचा पर लाली खुजली हो जाती है और यह रोग फफूंद के कारण होता है। क्वेश्चन है, नेल पॉलिश रिमूवर में निम्नलिखित में से क्या मौजूद होता है? आपके पास ऑप्शन है साइट्रिक एसिड, एसीटोन, इथिलीन और बेंजीन। ठीक है, देखिए नेल पॉलिश रिमूवर में जो है एसीटोन होता है। ठीक है, नेल पॉलिश रिमूवर में एसीटोन होता है। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र जो है C3H6O होता है। इसका वास्तविक नाम प्रोपेनॉन है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आइजैक न्यूटन ने डॉट 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 का आविष्कार किया था। अब आपके पास ऑप्शन है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर, थर्मामीटर, ट्रांजिस्टर। देखिए जो आइजैक न्यूटन है उनका जो इसमें आविष्कार अगर बात करेंगे तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी आइजैक न्यूटन ने रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का आविष्कार किया था, और कब किया था? 1668 ईस्वी में किया था। ठीक है, न्यूटन ने वर्ष 1686 में गति संबंधी 3 नियम दिए तथा वर्ष 1687 में यानी 1687 में गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। ठीक है, तो एक बार फिर से 1668 में सर आइजैक न्यूटन ने, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में ग्लूकोज का संचय किस रूप में किया जाता है?
हमारे शरीर में ग्लूकोज का संचय किस रूप में किया जाता है? आपके पास ऑप्शन इंसुलिन, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, वसा। ठीक है, तो हमारे शरीर में जो ग्लूकोज का संचय ग्लाइकोजन के रूप में किया जाता है, ग्लाइकोजेन कहते हैं, जेन भी कहा जा सकता है, ग्लाइकोजेन। ठीक है, देखिए हमारे शरीर में यकृत ग्लूकोज की अधिक मात्रा को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। ग्लाइकोजेन भी कुछ लोग कहते हैं। तो तथा यह क्रिया ग्लाइकोजेनेसिस कहलाती है। ओके, तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सोचने, बुद्धिमानी, याददाश्त और सीखने की क्षमता जैसी क्रियाओं को प्रेरित करता है? तो आपके पास ऑप्शन है डायनसेफेलोन, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम और कंट्रोल। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बिल्कुल यहाँ पे जो सी ऑप्शन है सेरेब्रम वो करेक्ट हो जाएगा। सेरेब्रम या प्रमस्तिष्क दो गोलार्धों में बटा होता है। यह बुद्धिमत्ता, चेतना शक्ति एवं स्मरण शक्ति का केंद्र है। इसके 4 भाग हैं, फ्रंटल पाली, पैराइटल पाली, ऑक्सीपिटल पाली तथा टेम्पोरल पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप ... द्वारा मापा जाता है। और आपके पास ऑप्शन है बैरोमीटर, स्फैग्मोमैनोमीटर, हाइड्रोमीटर और थर्मामीटर। ठीक है, तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी जो रक्तचाप होता है वो स्फैग्मोमैनोमीटर या स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए स्फिग्मोमैनोमीटर द्वारा रक्तचाप मापते हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया। इसका आविष्कार वर्ष 1881 में सैमुअल सिगफ्रीड कार्ल रिटर वन वॉस, थोड़ा सा लंबा नाम है, सैमुअल सिगफ्रीड कार्ल रिटर वन वॉस नामक व्यक्ति ने किया था। थर्मामीटर से इसमें देखिए तापमान मापा जाता है, हाइड्रोमीटर से द्रवों का घनत्व मापा जाता है और बैरोमीटर से आप जानते ही हैं कि वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों का शिथिल होना ... की वजह से होता है, यानी किसकी वजह से होता है? आपके पास ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, अवशोषण और श्वसन। देखिए जो पौधों में शिथिलता आती है वो वाष्पोत्सर्जन के कारण होता है। पौधे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में रंध्रों, जिसको स्टेमेटा कहा जाता है, से बाहर निकाल देते हैं। वाष्पोत्सर्जन की दर को पोकोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, येलो नदी, येलो भी कहते हैं, नदी निम्नलिखित में से किस देश से गुजरती है? आपके पास ऑप्शन है रूस, चीन, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। तो आपको थोड़ा सा मैं क्लियर करता हूँ कि पहले यहाँ पे ऑप्शन आपको दे देते हैं। ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी चाइना। ठीक है, चीन चाइना। देखिए येलो नदी यानी पीत नदी। ठीक है, पीत नदी, जैसे येलो मतलब पीला होता है ना, तो हम यहाँ पे जो डिफाइन करते हैं तो इसको पीत नदी कहते हैं। और इसी नदी को, पीत नदी को ही हुआंगहो नदी भी कहते हैं। यह चीन में प्रवाहित होती है तथा गल्फ ऑफ पुहाई में गिरती है। इसे चीन का सूख भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश का संविधान विश्व के किसी भी सार्वभौम देश में सबसे बड़ा लिखित संविधान है? अब आपके पास ऑप्शन है रूस, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए और भारत। तो जाहिर सी बात है आप आंसर जानते होंगे कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है, और इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं मूल संविधान में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट करंट टाइम। ओके, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, इट मीन्स NCP
एनसीपी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? देखिए राष्ट्र, यहाँ पे आपके ऑप्शन है 1949, 1999, 1972, 1997। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा 1999 हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन। छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे देते हैं आपको कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन जो है 25 मई 1999 को शरद पवार, पी.ए. संगमा और तारिक अनवर ने किया। इन तीनों नेताओं को कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया गया था। ठीक है, क्योंकि इन्होंने सोनिया गांधी को पार्टी की बागडोर सौंपने पर, जैसे जब उनको अध्यक्ष बनाया गया तो इन्होंने आपत्ति जताया। तो ये लोग क्या हुए, इनको भाई बोले कि चलो ठीक है हम बाहर जाएंगे। ठीक है, या इन लोगों ने कहा कि चलो ठीक है अब बाहर निकलो यहाँ से। तो जब ये लोग बाहर निकले तो शरद पवार, पी.ए. संगमा और तारिक अनवर, इन तीनों ने अपना एक अलग पार्टी का गठन किया और इन्होंने नाम दिया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, यानी एनसीपी। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आंध्र प्रदेश में कातकीय वंश की किस रानी ने वारंगल क्षेत्र पर शासन किया? अब आपके पास ऑप्शन रुद्रमा देवी, अहिल्या देवी, भागवती और भानुमति। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है रुद्रमा देवी वो करेक्ट हो जाएगा। रानी रुद्रमा देवी कातकी वंश की महिला शासिका थीं। रुद्रमा देवी को पूर्वी गंग राजवंश से चुनौतियों का सामना करना पड़ा और उनके शासन के शुरू होने के तुरंत बाद यादवों का सामना करना पड़ा। रुद्रमा देवी की मृत्यु अंबा देवी से लड़ते हुए हो गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया था? अब आपके पास ऑप्शन है अकबर, हुमायूं, अशोक और नरसिंह। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन को करेक्ट देते हैं कि अशोक ने किया था, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन, सांची भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में बेतवा नदी के तट पर स्थित एक छोटा सा गांव है। ठीक है, सांची, और यह भोपाल से 46 किलोमीटर पूर्वोत्तर तथा बेसनगर और विदिशा से 10 किमी की दूरी पर मध्य प्रदेश के मध्य भाग में स्थित है। मध्य प्रदेश, जब भारत का मैप आप देखेंगे तो जब से चारों तरफ से आप सेंटर ढूंढ लेंगे, चारों तरफ से कौन सा है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम से, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, चारों जो सेंटर ना वही मध्य प्रदेश है। चूंकि भारत के मैप में बीच में आता है इसलिए उसको मध्य प्रदेश कहा जाता है। और यहाँ पे उसी मध्य प्रदेश के मध्य भाग में स्थित है। ठीक है, यहाँ कई बौद्ध स्मारक हैं जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 12वीं शताब्दी के बीच के काल की हैं। और सांची रायसेन जिले की एक नगर पंचायत है। अभी सांची की बात करेंगे तो रायसेन जिले की एक नगर पंचायत है। और रायसेन जिले में एक अन्य विश्वदाय स्थल भीमबेटका है, बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, भीमबेटका। तो सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया था। भीमबेटका भी बहुत प्रसिद्ध है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वाणिज्यिक बैंक निम्न में से किस प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देते हैं? अब आपके पास ऑप्शन है भारी उद्योग, कृषि, लघु उद्योग और कमजोर तबके के लिए विदेशी कंपनियों को, और आपात स्थिति में राज्य सरकार। ठीक है, देखिए जो वाणिज्यिक बैंक हैं अब किस प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देते हैं? तो वाणिज्यिक बैंक कृषि, लघु उद्योग और कमजोर तबकों के लिए ऋण देने के लिए प्राथमिकता देता है। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कृषि, लघु उद्योग एवं कमजोर तबके के लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है उस समय उसकी स्थिति क्या होती है? अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, देखिए एफेलियन, एंटीपॉड, पेरिहेलियन और एल्डिएट। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे एफेलियन कहते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे अपसार, एफेलियन कहा जाता है। ठीक है, ऐसी स्थिति 4 जुलाई को होती है, आप याद रखेंगे 4 जुलाई को होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। तो कौन होंगी? आपके पास ऑप्शन तो है ही कि सुषमा स्वराज, मार्गरेट अल्वा, मीरा कुमार और सरोजनी
नायडू। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बिल्कुल मीरा कुमार, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 15वीं लोकसभा 2009 से 2014 में लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार रही है। देखिए नाम से पता चलेगा मीरा कुमार, जैसे लगेगा कुमार है ना, तो लगेगा ना कि कोई मतलब मेल कैंडिडेट होगा, लेकिन ये मीरा उनका नाम है और कुमार उन्होंने लगाया, इनका टाइटल है। तो यहाँ पे ये फीमेल कैंडिडेट हैं, ठीक है, फीमेल हैं, अब मेल नहीं समझेंगे, और इसी वजह से मिस्टेक होगा लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजोला डॉट 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 के लिए मृदा उर्वरकता को बढ़ाता है। अब मक्का की खेती, गेहूं की खेती, जौ की खेती, चावल की खेती, यानी इसमें हमको इसमें से चुन के एक ऐसा ऑप्शन सिलेक्ट करके यहाँ फिल करना है जो, जैसे अगर हम यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन की बात करेंगे, जैसे मान लीजिए हम अगर यहाँ पे डी फिल कर देते हैं, क्योंकि हमारा डी जो है करेक्ट आंसर है, तो होगा क्या, एजोला चावल की खेती के लिए मृदा उर्वरकता को बढ़ाता है। एजोला चावल की खेती के लिए मृदा उर्वरकता को बढ़ाता है। चलिए थोड़ा सा एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन। एजोला एक तैरती हुई फर्न है जो शैवाल से मिलती जुलती है। सामान्यतः एजोला धान चावल के खेत में उगाई जाती है। यह जैव उर्वरक का स्रोत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द गैबिट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो आपके पास ऑप्शन है बास्केटबॉल, ठीक है, शतरंज, मुक्केबाजी और गोल्फ। तो किससे संबंधित होगा? आप कैन यू गेस? तो यहाँ पे जो शब्द गैम्बिट है वो शतरंज से संबंधित है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, माधुरी दीक्षित किस भारतीय नृत्य कला से संबंधित है? फेमस एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित, ठीक है, माधुरी दीक्षित, तो आपको ऑप्शन पहले देते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है, कथक से, ठीक है, यहाँ भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक और कथकली था, कथक से संबंधित है। इनके बारे में छोटा सा मैं एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। माधुरी दीक्षित बॉलीवुड की एक सुप्रसिद्ध अभिनेत्री एवं कथक नृत्यांगना है। माधुरी दीक्षित ने भारतीय हिंदी फिल्मों में एक ऐसा मुकाम तय किया है जिसे आज की अभिनेत्रियां अपने लिए आदर्श मानती हैं। 80 और 90 के दशक में इन्होंने स्वयं को हिंदी सिनेमा में एक प्रमुख अभिनेत्री तथा सुप्रसिद्ध नृत्यांगना के रूप में स्थापित किया। उनके लाजवाब नृत्य और स्वाभाविक अभिनय का ऐसा जादू था कि माधुरी पूरे देश की धड़कन बन गई। और 15 मई 1967 को मुंबई में मराठी परिवार में माधुरी दीक्षित का जन्म हुआ। पिता शंकर दीक्षित और माता स्नेहलता दीक्षित की लाडली माधुरी को बचपन से डॉक्टर बनने की चाह थी, और शायद यह भी एक वजह रही कि माधुरी ने अपना जीवन साथी श्रीराम नेने को चुना, जो कि पेशे से एक चिकित्सक हैं, और इनके टाइम में इनको धक धक गर्ल की टाइटल इनको दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई स्टोरी किस प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी की जीवनी है? तो आपके पास ऑप्शन कुमार संकारा, केविन पीटरसन, ब्रैंडन मैकुलम कहते हैं, माइकल क्लार्क। तो यहाँ माइकल क्लार्क ऑस्ट्रेलिया के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। माई स्टोरी प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी माइकल क्लार्क की जो है जीवनी है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? आपके पास ऑप्शन नेपाल, मालदीव, चीन, अफगानिस्तान। तो देखिए यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ये चीन जो है सार्क का सदस्य नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसका मतलब सार्क, ठीक है, दक्षिण एशिया के 8 देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। संगठन के सदस्य देशों की जनसंख्या, इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान द्वारा मिलकर की गई थी। ठीक है, अप्रैल 2007 में संघ के 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य बन गया। चीन सार्क का सदस्य नहीं है, जैसा कि मैंने अभी आपको
बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको लिखना चाहिए था विंबलडन। विंबलडन होता है ये ऐसे करके, वी आधा मो और बो, ठीक है, विंबलडन होता है। विंबलडन प्रतियोगिता निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो आपके पास ऑप्शन है लॉन टेनिस, बैडमिंटन, हॉकी, क्रिकेट। तो जाहिर सी बात है, जैसा कि आपको भी मालूम होगा, नहीं मालूम तो मैं बताता हूँ, लॉन टेनिस से संबंधित है। विंबलडन प्रतियोगिता या साधारण रूप से विंबलडन, दुनिया ऐसे भी लिखा जाता है विंबलडन, ठीक है, ऐसा नहीं कि ऐसे नहीं लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है, साधारण रूप में ऐसे ही लिखते हैं। दुनिया का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है, टेनिस टूर्नामेंट है, और इसे सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के रूप में जाना जाता है। 1877 के बाद से यह प्रतियोगिता विंबलडन के लंदन उपनगर में ऑल इंग्लैंड क्लब में आयोजित की जाती रही है। यह 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट में से एक है, और यह एकमात्र प्रतियोगिता है जिसे आज भी खेल की मूल सतह घास पर खेला जाता है, जिससे इसे लॉन टेनिस का नाम दिया गया है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।